हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशी फिर से आ गई हूँ आपको पढ़ाने सामाजिक विज्ञान। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत सारे जोश के साथ। चलिए, तो जैसे कि मेरी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इंडिया के। सो चलिए हम आज आगे के टॉपिक्स जानेंगे, पर पहले हमेशा जब भी हम हमारी क्लास शुरू करते हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन करके, है ना। तो चलिए छोटा सा एक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बात करेंगे आज और नए टॉपिक्स की और सस्पेंस की और आगे क्या क्या घटनाएं हुई भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर, किस तरह से और आंदोलन किए गए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिर से वही भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों जो भी हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं लाइन वाइज, वन बाय वन हम कंसेप्ट्स क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक के जो भी आंदोलन हो रहे हैं, हर एक घटना क्रम को हम अच्छे से समझ रहे हैं, किसके पास कौन सी घटना हुई, कौन से आंदोलन हुए। तो बच्चों जिन बच्चों ने भी पुराने जितने भी क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके पास मेरी जितनी भी क्लासेस जो आपने अटेंड नहीं करी है वो आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हमने सविनय अवज्ञा की और बात करने वाले हैं। हमारे पुराने टॉपिक जितने भी कंप्लीट हो गए हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी क्लासेस आपको मिल जाए। अब सविनय अवज्ञा की ओर एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है, सविनय अवज्ञा में कौन कौन से धाराएं लगी, सविनय अवज्ञा कितना लंबा चला, ये आंदोलन में हुआ क्या, ये हम फिर से जानेंगे, है ना। एक छोटा सा रिवीजन। उसके बाद आज हम जानेंगे किन समुदायों ने, किन तरह के लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दी, अपने देश के प्रति प्रेम को बताया और पूर्ण समर्पण किया इस आंदोलन को। कौन से आंदोलन को? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके, नमक यात्रा, दांडी मार्च के बारे में, स्वैग वाला जो नमक था उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सविनय अवज्ञा के प्रतीक के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, छोटा सा हम एक रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे कि कौन से हम पढ़ चुके हैं टॉपिक। तो हम थे सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा शांति के साथ बिना हिंसा किए किसी की भी आज्ञा का पालन करने से मना कर देना। जैसे कोई भी अन्यायपूर्वक मतलब जिसमें कोई भी जस्टिस ना हो, न्याय ना हो, कोई भी कानून ऐसा जो लोगों के लिए गलत हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं हो, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, मतलब इंसानियत के अगेंस्ट हो, उससे रिलेटेड ये आंदोलन है। अब पहली बात, सविनय अवज्ञा का मतलब हम एक बार और फटाफट से रिकॉल करेंगे। सविनय अवज्ञा, पहले सविनय, इसका मतलब है पूरी विनय, नम्रता और शांति के साथ, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े या हिंसा के। ठीक है, बिल्कुल शांति के साथ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मारपीट नहीं, अहिंसा। ठीक है, अब बात करते अवज्ञा की। इसका मतलब है आज्ञा ना मानना या कानून का पालन न करने से मना कर देना, अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी कार्य को या किसी भी आपके ऊपर कोई भी ऑर्डर या कोई भी कानून या कोई भी अन्यायपूर्वक कानून आप पे थोप दिया जाए तो आप उसमें आप ये नहीं करोगे कि आप जाके लोगों से मारपीट करोगे जिन्होंने भी वो कानून बनाया। आप क्या करोगे, सिंपली उनके सामने खड़े होगे और एकदम मुस्कुराकर बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक हम आपकी आज्ञा का पालन
नहीं करेंगे, ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। चलिए अब सविनय अवज्ञा की और हम और बात करते हैं। शुरुआत, यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून तो शुरू किया गया। अब इरविन है ना, लॉर्ड इरविन को पहले तो चेतावनी भरा पत्र लिखा गया, उसके बारे में हमने चर्चा करी, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जाना। अब क्या हुआ, चेतावनी दे दी, आपको बता दिया, पर आपने कहाँ मानना था, किसने कहाँ मानना था, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज है ना, जिन्होंने हमको गुलाम बना लिया था थोड़ा बहुत, पर हमने उससे भी फाइट किया कि तुम्हारा कानून यहाँ नहीं चलेगा। उनकी भाषा बोलनी पड़ी है ना, उनकी भाषा बोलनी पड़ी, बट दे कांट लिसन अस, दे कांट लिसन अस, वो हमें सुन नहीं सकते थे, वो समझ ही नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने उठाया कौन सा वेपन, ये हथियार तो नहीं था, ये एक ऐसा हथियार था जो अहिंसा के रास्ते पे था, हिंसा के रास्ते पे नहीं था। चलिए, तो ये आंदोलन था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो आंदोलन शुरू करा गया, इसका मुख्य मेन इंपॉर्टेंट विजन, मतलब उद्देश्य, गोल बोलते हैं ना, जैसे आप लोग का गोल क्या है, फ्यूचर टॉपर बनना है ना, 10th में फ्यूचर टॉपर बनना, वैसे इस जो यह आंदोलन शुरू करा गया बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था तो क्या था, ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना और नमक कर सॉल्ट टैक्स का विरोध करना। सीधी सी बात है, इसका मतलब था अच्छे से, प्यार से तो नहीं, मतलब हिंसा ना करते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए प्यार से ऐसे बोलना, नहीं हम आपका कानून नहीं मानेंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे, पर हम आपका कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, अन्यायपूर्वक है, सॉरी ये अन्यायपूर्वक ही अन्याय है, ये मानवता के साथ अन्याय है, मतलब नमक पे टैक्स, ये कैसी बात हुई भैया, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो ये जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन का बच्चों, यही था। अब प्रमुख गतिविधियां, अब ये आंदोलन तो लागू हो गया, ये आंदोलन तो चालू हो गया, शुरू हो गया, पर इसकी कुछ ऐसी गतिविधियां थी। क्या मुख्य गतिविधियां थी इसमें, इस आंदोलन में क्या प्रमुख बातों को, क्या इंपॉर्टेंट बातों को रखना था, वो हम जानेंगे। देश भर में नमक बनाया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, किसानों ने लगान टैक्स देने से मना कर दिया, कर देने से, टैक्स देने से, लगान, हम तुमको लगान नहीं देगा, ये हमारे लोगों ने कहा उनकी ही लैंग्वेज में। जिनको इंग्लिश आती थी वो लोग इंग्लिश में ही बोलते थे, क्योंकि वो हिंदी कहाँ सीखने वाले थे, पर उन्होंने चालाकी इतनी करी कि हिंदी भी सीखी, क्योंकि उनको पता था कि जो क्रांति, देश प्रेम, स्वदेश और अपने एकता की भावना जो लोगों में जग रही थी, उसको समझने के लिए उनको हिंदी तो सीखनी पड़ी। मतलब चालाकी समझने के लिए, वो इंग्लिश में तो कहाँ समझ पाते हैं हमारी चालाकी, तो उनको भी हिंदी तो सीखनी पड़ी। हम तुमसे लगान लेके रहेगा, ये वो बोलते रहे, पर हम बोले हम तुम्हें लगान नहीं देंगे, हम हर चीज, हर वो अन्यायपूर्वक, जितने भी अन्यायपूर्ण जितने भी कानून थे, हम उनका उल्लंघन जरूर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है महिलाओं की भूमिका। बच्चों, जब दांडी यात्रा, दांडी मार्च, सॉल्ट का स्वैग जब अंग्रेजों ने दिखाया कि हम इस पर टैक्स, तब महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बात भी हम पहले जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम कर चुके हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, मतलब उन लोगों ने भी, जितनी भी महिलाएं थी उस समय, जितनी भी महिलाएं वर्ग की, जितने भी छोटे बच्चे तक ने शामिल हुए इस आंदोलन में, तो जितनी भी महिलाएं थी उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि मतलब एकदम विदेश तक ही चली गई थी बात की, इतना बड़ा दांडी मार्च चल रहा है, का वॉकथॉन चल रहा है, एकदम बहुत अच्छा वॉकथॉन चल रहा है, मतलब गांधी जी की छवि वहां के अखबारों में छप चुकी थी। किस चीज को लेके, दांडी मार्च को लेके, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सोच,
लोगों में भरी गई वो इसी दांडी मार्च द्वारा भरी गई थी। धरने दिए और गिरफ्तारियां भी दी। अब लोगों ने आंदोलन करा, जगह जगह प्रोटेस्ट करा, धरने दिए, धरना प्रदर्शन किया, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई ऐसा सरकारी जगह हो, ऑफिस हो, दफ्तर, जितने भी, वहां पे भी किस तरह से प्रदर्शन किया गया? बिना हिंसा के अहिंसक प्रदर्शन किए गए। वहां पे नारे लगाए गए, अपना आक्रोश नारों के द्वारा बताया गया, पर हिंसा नहीं करी गई। और जो भी कानून वो लगाते, जैसे मान लो 2, 4, 10 जन आंदोलन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो और उन्होंने लगा दिया आप ये नहीं कर सकते, ये हमारे कानून के खिलाफ है, दिस इज नॉट बी टॉलरेटेड, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो सब वहां पे बिल्कुल अच्छे से खड़े होके ऐसे बोलते थे, हम ये कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा का पार्ट था। ये जो आंदोलन सविनय अवज्ञा का आंदोलन ही था। सरकार का दमन, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चार्ज किया। फिर से उन्होंने, हमने बल का प्रयोग नहीं किया, हमने हमारी जो सत्याग्रही सोच, किसकी सोच थी? सत्याग्रही सोच गांधी जी की, जो हर एक देशवासी के मन में, दिमाग में बस गई थी आजादी पाने के लिए, तो वो सोच को उन्होंने वहां रखा और किसी ने भी हिंसा नहीं करी। उल्टा उनको इतना विनम्र, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन देख के उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन लोगों ने लाठी चला दी। किन लोगों ने? अंग्रेजों की जो पुलिस थी, है ना, अंग्रेजों की जो पुलिस थी, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने लाठी चार्ज किया और गांधी जी सहित करीब 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया। ये जो नंबर है ये कहीं 60,000 है तो कहीं 90,000 है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना आप। 60 to 90,000, मतलब 60 से 90,000 के बीच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। समझ सकते हो कितने सारे लोग जेल गए? इतनी बड़ी जेलें थी, अलग अलग जेलें थी, क्योंकि अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे थे। पूरे देश में उस टाइम एक ही लोगों के मन में, दिमाग में एक ही विचारधारा थी। क्या विचारधारा थी वो विचारधारा बच्चों यही थी कि हम हमारे देश में स्वतंत्रता पाके रहेंगे, हमारे देश को, हमारी भूमि को, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि को हम स्वतंत्र करके रहेंगे। किनसे? अंग्रेजों से। गो बैक साइमन, गो बैक इरविन, गो बैक, सबके नारे लग रहे थे। जिन भी बच्चों को नारे अच्छे से बनाने आते वो जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आज की जो जनरेशन है वो अगर उस समय होती तो वो किस टाइप की विचारधारा लेके चलती, किस तरह की सोच। तो आप लोग को भी कुछ भी अगर स्लोगन अच्छे लग रहे हो तो वो, जैसे मेरा तो फेवरेट है, भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो, उन्हीं की भाषा में, छोड़ो हमारा भारत छोड़ो, है ना। उसके बाद अंत, गांधी इरविन समझौता। अब क्या हुआ, ये कैसे आ गया? अभी तक तो आंदोलन चल रहा था, क्रांति चल रही थी, अहिंसक प्रदर्शन चल रहा था, अब ये क्यों आ गया? ये एक सस्पेंस है, ये सस्पेंस अभी रिवील करेंगे क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। अब क्या हुआ बच्चों, मान लो आप कहीं पे जबरदस्ती आप पे कुछ कानून थोपे गए हैं, आप कहीं गए हो, वहां पे आप काम कर रहे हो, वहां पे आपका पूरा परिवार रहता है और जबरदस्ती ऐसे फालतू के कानून आप पे थोप दिए गए, आप क्या करोगे? एक हद तक जो आपके लिए सही लग रहा है, जो न्यायपूर्ण है, ठीक है, मान लिया एक दो, पर उसके बाद जब दिख रहा है अन्याय हो रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है, तो आप क्या करोगे? वो कानून नहीं मानोगे, आप बोलोगे होगा जो देख लेंगे, पर हम ये कानून अब नहीं मानेंगे। तो अब आपने कानून मानने से मना कर दिया, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब आपने उस व्यक्ति ने आप पे लाठी भी बरसा दी, जिस व्यक्ति के अंडर आप काम कर रहे थे उसने आप पे कुछ ऐसे कानून थोप दिए जो सही नहीं है, ठीक है। अब आपके सामने में खाने की थाली रख दूं, आपको बोलो मुंह बंद करो और खाओ, खा पाओगे? बिना नमक वाली थाली रख दी, अब आपको नमक चाहिए, 60 रुपए की थाली है, 100 रुपए का नमक है, लोगे क्या? बोलोगे ये क्या है, ये तो बिल्कुल मतलब आप में तो इंसानियत ही नहीं बची अब तो,
तो उस समय यही हुआ, तो लोगों में क्रोध जगा, आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब शुरुआत होते होते ये जो आंदोलन है वो इतना फैल गया, मतलब पुराने आंदोलनों से भी ज्यादा, क्योंकि ये अब किसकी नजरों में आ गया था, जो अंग्रेज इंग्लैंड में थे, जो अंग्रेज उनकी नजरों में आ गया था। अब वहां पे तो मीडिया में, पेपर में, मतलब गांधी जी जो बापू वो तो हीरो बन गए, उसके साथ जितनी भी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जितने भी लोग शामिल थे, कहां से, साबरमती से लेके दांडी तक वो सब टीवी पे, मतलब टीवी पे सॉरी टीवी पे नहीं, वो सब लोग समाचार में, अखबारों में आने लग गए। कहां पे, विदेशों में। अब उनके बड़े बड़े बैनर पोस्ट, तो लोगों में समझ में आया कि इतना कुछ करने के बाद जब ये इतने छोटे छोटे आंदोलन करके भी इतनी बड़ी विजय पा सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब इरविन ने देखा ये तो कोई हिंसा भी नहीं कर रहे कि हम कोई उन पे कानून लगा के बोल दे अरे इन्होंने हमको मारा और अंदर कर दे, और ऐसा भी नहीं कर सकते थे। पर जब उनने खुद ने लाठी बरसाई, जब उन्होंने देखा कि आंदोलन तो फैलता जा रहा है, हर जगह बहिष्कार हो रहा है, हर जगह आंदोलन हो रहे, हर जगह हर कानून का विरोध कर रहे, हर एक कानून का विरोध कर रहे जो न्यायपूर्वक नहीं थे, जो अन्याय थे, जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ थे, उन सारे जितने भी उनपे ऑर्डर थोपे गए थे, जितनी भी धाराएं लगाई गई थी, वो तो सब इंसानियत के खिलाफ है, उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो फिर इरविन को एक तरह डर लगा, क्योंकि चेतावनी तो गांधी जी ने दी थी, पर वो चेतावनी कहाँ मानने वाला था इरविन, लॉर्ड इरविन, है ना। तो क्या हुआ, अब अंत गांधी इरविन समझौता। अब इरविन ने गांधी जी को बुलाया बातचीत करने के लिए, क्योंकि जब तो उसको समझ में नहीं आ रही थी, उसने बोला क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं लोग। पर जब गांधी जी और सारे देशवासियों ने एक साथ मिलके ठाना, ये होती है बेटा एकता की ताकत, है ना। जब बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर टीम के लिए अगेंस्ट हो जाए, खिलाफ हो जाए, और वो सब एक साथ हो जाए, तो वो इतने शुरू से बचपन से या बड़े बूढ़े हम सबसे सुनते आ रहे कि एकता में बहुत ताकत है। तो ये चीज मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, ये इतिहास के पन्नों में दिखा गया है कि जब एकजुट होकर हम किसी भी गलत चीज के खिलाफ लड़ते तो हम विजय जरूर होते। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अब गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या है बेटा, क्या होता था, अब जैसे अंग्रेजों के दिमाग में ये फितूर तो आ गया था, क्या फितूर आ गया था कि अब ये भारतवासी है ना एकजुट हो रहे हैं, अब ये ना हमसे, अब पूर्ण स्वराज की बात तो पहले से ही चल रही थी, अब उनके माइंड में ये तो बहुत अच्छे से दिखता, यदि हमने इन लोगों को फिर से नहीं तोड़ा, अलग अलग नहीं किया, जातियों में, प्रजातियों में, भाषा के तर्क पे, इनकी जाति के तर्क पे इनको अलग अलग नहीं किया गया, तो ये साथ में आकर हमको वाकई इस देश से भगा देंगे और हमारा जो इन पे जो कब्जा है वो कहीं ना कहीं छीन जाएगा, ये उनके माइंड में आने लगा था। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को इरविन द्वारा बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक मीटिंग के लिए। किसके लिए बुलाया गया, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग के लिए, है ना। गांधी जी ने आंदोलन रोका। अब क्या बातचीत हुई, आंदोलन क्यों रुका, ये अब हम जागे नहीं है, फिर से सस्पेंस, तो सस्पेंस के लिए बनी रही है इसी तरह। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये कुछ ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये आईएमपी पॉइंट्स है, इन्हीं से ही प्रश्न घुमा फिरा के आता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, 3 मार्क का। सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई और अंत क्यों हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप लिखिए, उसकी प्रक्रियाएं लिखिए, अब ये बताइए, डिटेल में बताइए, संक्षेप में बताइए, लघु उत्तरीय में आता है। तो आपको ये वाला जो चार्ट है बिल्कुल माइंड में रखना है। शुरुआत, मुख्य उद्देश्य, प्रमुख गतिविधियां, महिलाओं की भूमिका, सरकार का दमन, अंत। बस आप ये वाले पॉइंट्स याद रख लेंगे ना बच्चों माइंड में, तो आपको ये लिखना आ जाएगा।
बहुत इजीली आप लिख पाओगे, बहुत इजीली, क्योंकि ये माइंड मैप्स ही आपको एग्जाम में लेके जाने होते। मैंने पहले ही मेरा जो सिलेबस वाला जिन्होंने भी सिलेबस वाली क्लास अटेंड करी है उसमें मैंने क्लियरली बताया कि जैसे ही आप माइंड मैप में स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स रख लेते हो आपको एग्जाम में क्लियरली पता चल जाएगा, है ना। चलिए बच्चों आते हैं, अब ये है एक क्विज क्वेश्चन पढ़ना है। अगेन 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू होगा, 5 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू होगा। नमक कानून टूटने के तुरंत बाद भारत में किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? नमक कानून के जस्ट टूटने के बाद। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब मेरे को ये बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक कानून टूटने के तुरंत बाद भारत में किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मतलब सविनय अवज्ञा तो था ही, पर सविनय अवज्ञा किस पॉइंट पे बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, किस पॉइंट पे? कानून टूटने के तुरंत बाद भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि वो इसका पार्ट था। जैसे दांडी मार्च शुरू हुआ, तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। नमक कानून टूटने के तुरंत बाद भारत में किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये हुआ आपका IMP, ये आता है 1 मार्क, डन, थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या आएगा। अच्छा बच्चों ये इमेज देखो, एक इमेजिनेशन था जो मेरे माइंड में आया तो मैंने पिक्चर में आपके लिए लाई हूं। देखिए अगर उस समय मान लीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोबाइल होते हैं, तो किस तरह का इमेजिनेशन मिलता। गांधी जी मतलब अपना जो साबरमती से दांडी तट तक गए और वहां पे बैठ के वो दिखा रहे, रील बना रहे कि भाइयों और बहनों आज से हम खुद ही नमक बनाएंगे और अंग्रेजों को बताएंगे कि हम कौन हैं। और उसके बाद भगत सिंह जी हैं इधर, ठीक है, इधर जितने भी अफसर हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं और इधर सब जितने भी लोग हैं सबके पास वायरल हो जाता है और सबके रिएक्शंस देखिए, मतलब भारतवासी कितने खुश हो जाते हैं। मतलब सोचिए आप अपने देश की लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़ रहे, मतलब एक मिनट में यदि 1930 में व्हाट्सएप, मतलब मान लीजिए 1930 में यदि व्हाट्सएप होता, फेसबुक होता, इंस्टाग्राम होता तो 1 मिनट में वायरल हो जाता। और सोचिए कितना बड़ा आंदोलन हो जाता अगर उस समय पर ये नहीं था। तब भी सोचिए इंग्लैंड से विदेशी प्रेस मीडिया, विदेशी मीडिया को भी आना पड़ा दांडी मार्च को रिकॉर्ड करने, दांडी यात्रा को रिकॉर्ड करने, मतलब उसके फोटोज लेने, वो प्रेस में छपे। वहां पे आज भी ये चीज है कि एक बहुत बड़ी यात्रा हुई थी, मतलब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था, इतना बड़ा, इतना फेमस हो गया था, एक वॉकथॉन बन गया था, है ना। चलिए ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा था। अब आंदोलन के कारण, अब बच्चों हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ये कंसेप्ट, ये डाउट क्लियर करते हुए आ रहे हैं कि हर एक आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। तो अब हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे क्या कारण रहा। इसका मेन कारण साइमन कमीशन, ठीक है, फिर उन्होंने सॉल्ट का स्वैग दिखाया, तो हमने भी उनको बता दिया कि हमारा जो सॉल्ट का स्वैग है वो हमारे पास ही रखेंगे हम। तो ये हुआ। उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए उनके क्या रीजंस थे वो हम जानेंगे। तो इसके रीजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण, बहुत ही प्रमुख कारण थे। क्या क्या थे वो? साइमन कमीशन सबसे पहला, पूर्ण स्वराज की मांग, मंदी का असर, गांधी जी की 11 मांगे। अब गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा था, पत्र में 11 मांगे थी, वो उसने मानने से मना कर दिया। तो उन्होंने हमको सॉल्ट का स्वैग दिखाया था, हमने हमारी
विचारधारा का स्वैग दिखाया था, हमने गांधी जी का स्वैग दिखाया था, गांधी जी ने अपना स्वैग दिखाया था, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज की मांग, मंदी का असर और गांधी जी की 11 मांगे, ये मुख्य कारण थे। कभी कभार प्रश्न ये भी आता है, किन कारणों की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए? क्या साइमन कमीशन उनमें से एक कारण था? हाँ, सही गलत में जब प्रश्न आते हैं तो हाँ, हमको पूरा अच्छे से पता है कि यही सारे कारण थे। यदि आया इरविन ने, है ना, इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने, वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्यों 11 मांगे नहीं मानी, या क्या कारण था, वो भी आ सकता है। और इसके अलावा प्रश्न ये भी आ सकता है कि लॉर्ड इरविन ने 11 मांगे जो गांधी जी की मांगे थी वो नहीं मानी, क्या इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ? तो हाँ, यही कारण था। ये सही गलत में घुमा फिरा के बच्चों, जब तक आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल सही गलत हो या एमसीक्यूज हो या मैं जोड़ी मिलाओ की बात करूं या मैं रिक्त स्थान पूर्ति की बात करूं, वो बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो साइमन कमीशन, और ये इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में भारी गुस्सा था। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है ना। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पहले उस टाइम ठंड का महीना था, वहां पे लाहौर अधिवेशन में रावी तट पर, रावी नदी के उधर, वहां पे ये घोषणा करी गई, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जिसे अंग्रेजों ने नहीं माना, जिसे अंग्रेजों ने नहीं माना। मंदी का असर, कर बढ़ा दिए, सॉल्ट में टैक्स, सॉल्ट का स्वैग दिखा दिया, नमक कानून बना दिया, उसके ऊपर से पहले से ही लगान देते आ रहे थे और हर चीज में हर जगह नया कानून, काला कानून और ला दिया था, हर तरह के कानून बनाते गए। इस वजह से आंदोलनों की शुरुआत होती गई। मंदी का असर, 1930 की आर्थिक मंदी के कारण किसान भारी कर्ज और टैक्स से परेशान था। अब खेती में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेत है और खेत में बस किसान, नहीं, उसके लिए भी बहुत सामान लगता है ना, पूरी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है, तो उसके लिए इंसान पैसे कहाँ से लाएगा? अब टैक्स भी भरना है, लगान भी, इतना ज्यादा लगान देना है तो कैसे देगा? खेती हुई नहीं, कुछ अलग से कुछ परेशानियां आ गई, है ना। तो उस वजह से ये आंदोलन चालू हुआ, शुरू हुआ। गांधी जी की 11 मांगे, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बताया कि मेरी जो 11 मांगे हैं, वायसराय इरविन, लॉर्ड इरविन, पूरा नाम वायसराय इरविन भी बोल सकते हो, लॉर्ड इरविन भी सही है। कभी कभार जब ऑप्शंस में आता है तो मैंने पूरा नाम इसलिए बताया है कि आप उससे रिलेट कर सके। वायसराय इरविन, लॉर्ड वायसराय, ये भी आप, ये आते हैं नाम। तो वायसराय इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, जैसे नमक टैक्स खत्म करना, जिन्हें अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, चेतावनी दी गई थी, नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? हम भी आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, फिट बैठ गया सबके माइंड में, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। कमेंट इसीलिए कर दिया करो ताकि मैं देख लूं, आई विल चेक कि कितना आप ग्रैस्प कर रहे हो, कितना दिमाग में जा रहा है ना, बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, हाँ, तो आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, कार्यक्रम। अब जैसे बच्चों क्या हुआ ना, इसमें जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसकी कुछ विशेषताएं भी थी, कुछ मुख्य रूप से इसकी कुछ सीमाएं भी थी। तो वो हम जानेंगे कि इसमें क्या ऐसी मुख्य सीमाएं थी, क्या ऐसी मुख्य चीजें थी जिनके द्वारा, जिनको ऊपर रख के ये आंदोलन की एक रूपरेखा तय करी गई कि ये आंदोलन कैसे शुरू होना है, कहाँ तक जाना है, कैसे लोगों में ये इस आंदोलन के बारे में बताना है कि इस आंदोलन की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले कानून तोड़ना, शांतिपूर्ण ढंग से सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया गया।
अब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, किसी भी कानून को मानने से इनकार कर देना, जो भी अन्यायपूर्ण कानून है जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत या न्याय की बात नहीं की गई है, उन कानूनों को मानने से मना कर देना। किस द्वारा? शांतिपूर्वक, पीसफुली, बिना किसी हिंसा के, बिना लाठी डंडा, बिना झगड़े के। ठीक है, तो यही यही इस कानून को तोड़ना, शांतिपूर्वक जो भी कानून को तोड़ना। ठीक है, टैक्स बंदी, किसानों ने लगान टैक्स देने से साफ मना कर दिया। मैं फिर बता रही हूँ, ये सेम पॉइंट्स हैं, पर जब सविनय अवज्ञा की बात आएगी तो उसमें जितना भी जैसे सॉल्ट टैक्स हो गया है ना, लोगों का लगान बढ़ा दिया गया, अब इसमें पूरा कानून उल्लंघन किया गया। मतलब जैसे नमक उन लोगों ने खरीदने, बेचने और बनाने पे भी पाबंदी लगाई थी, तो हमने खुद ही से ही नमक बनाना चालू करा। महिलाओं की भागीदारी, अब पहली बार बड़े पैमाने पर क्या हुआ, पहली बार ऐसा देखा गया जहां तक महिलाएं, पहले अंग्रेजों की भी मतलब इतना अच्छा माहौल नहीं रहता था, तो क्या हुआ, महिलाओं का ज्यादातर उन्हें घरों में रहना पड़ता था, क्योंकि कहीं भी दंगा फसाद हो सकता था, कहीं भी लाठियां चल सकती थी, कहीं भी जेलों में गिरफ्तारियां भी हो सकती थी। जैसे हमने रॉलेट एक्ट के बारे में जाना, रॉलेट एक्ट के बारे में यही था, काला कानून, अब उसमें 2 साल की सजा किसी को भी, यदि कोई महिला भी इस आंदोलन का हिस्सा बनती तो उसे भी। पर पहली बार ऐसा देखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो भी आगे आई। और ऐसा नहीं, बहुत सारी महिलाएं, ऐसा नहीं कि कुछ 100 या 200, हजारों की तादाद में महिला इस आंदोलन में शामिल हुई। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी, पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं ने घर से निकलकर विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। जितनी भी विदेशी कपड़ों की दुकान थी, वहां जाकर वो लोग धरना देती थी, कपड़े जलाए जाते थे। ये भी हम आगे और जानेंगे कि और क्या क्या किया जाता था। जंगल सत्याग्रह, विशेषकर मध्य प्रदेश में। अब ये जंगल सत्याग्रह का है, अभी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, अब ये जंगल सत्याग्रह कहाँ से आ गया? बच्चों ऐसा हुआ था कि अब जो लोग जिस प्रदेश में रहते थे, जिस स्टेट में रहते थे, वहां पे अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग स्टेट है। अब जिस स्टेट में समुद्र नहीं है, तो उन लोगों को ये बताया गया कि उन लोगों के मन में ये आया और उन्होंने इस आंदोलन के तहत ये किया कि हम जंगल का कानून तोड़ेंगे। मतलब पहले क्या होता था, जैसे हर एक जगह, जब उनको अंग्रेजों को पता था कि हर एक जगह, जो भारत में हर एक जगह है, जैसे वो जंगल ले लो, समुद्र ले लो, छोटी नदियां ले लो, छोटे गांव ले लो, वहां की हर एक अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषता है ना। जैसे कहीं से कहीं कुछ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, कहीं से कुछ कहीं आता है और कहीं जाता है। तो वैसे ही उन लोगों को पता था कि हर एक गांव, हर एक जगह की विशेषता है। वैसे जंगलों का कानून बनाया गया था। जंगलों का क्या कानून बनाया था कि जंगलों में जो भी पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, लकड़ियां हैं, घास हैं, वहां कोई भी भारतीय बिना इजाजत के नहीं जाएगा। यदि वो जाएगा तो उसके लिए भी उसे लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों आप कहीं घूमने जाते हो तो आप वहां का कुछ चार्ज रहता है। जैसे आप कोई महल देखने गए, कोई पुरानी फोर्ट देखने गए, या कोई ऐसी हिस्टोरिकल जगह विजिट करने गए, तो वहां पे उसका कुछ चार्जेस होता है। वैसे क्या होता था गांवों में, स्पेशली जिन गांवों का उन्हें पता था कि जो गांव या कोई जगह या कोई जंगल ऐसे है जहां पे ऐसी चीजें मिलती है जिसको हम बेच सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। जैसे चंदन की लकड़ियां, जड़ी बूटी के पौधे, लकड़ियां पेपर बनाने के लिए, जितना भी जंगलों का पेड़ पौधे, जल जीवन जितना भी, और जितने भी वहां पे जानवर रहते थे, जैसे शेर की खाल,
हाथी के दांत, ये सब के बारे में आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि शेर की खाल, जो भी बेल्ट, कपड़ा और गरम कपड़े बनाने में जितने भी जानवर थे उनकी खाल को कपड़ा, बैग, ये सब जूते वूते बनाने में, कोट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते थे। हाथी के दांत, तो वहां जंगलों में जाना किनका मना कर दिया? जो लोग वहां जंगलों के आसपास के गांव में रहते थे, उनके लिए ये कानून बना दिया गया था कि यदि वो जंगल में जाएंगे तो उन्हें उसका लगान देना पड़ेगा, उसका एक चार्ज देना पड़ेगा, तभी वो जंगल से कुछ भी सामान ला या ले जा सकते हैं। मतलब हर जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अब जिन प्रदेशों में समुद्र नहीं था, जैसे कि खासकर मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं था, नहीं है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया है जो बड़ा जंगल एरिया है मध्य प्रदेश में, है ना। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने ब्रिटिश वन कानून को तोड़ा और मवेशियों को चराने जंगल में ले गए। हाँ, एक बात ये भी थी कि आप अपने जितने भी भेड़, बकरी, गाय को चराने ले जाते थे, है ना, जंगलों में, ताकि वो अपना खाना खा ले, घूम सके, उनको खुली जगह मिल सके, है ना। तो वो भी बंद कर दिया था। किस कानून के तहत? ब्रिटिश वन कानून के तहत। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा कानून, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था कि जिससे जो भी किसान, जो भी लोग मध्य प्रदेश के जंगलों में जाते थे, उनको वहां जाने की मनाही थी। उसके साथ साथ भेड़, बकरी, गाय चराने ले जाते थे, वो भी बंद था। तो अब मध्य प्रदेश के लोगों ने ठाना कि जब लोग समुद्र तट तक जाके इतना पैदल चल के नमक बना सकते और नमक कानून का उल्लंघन कर सकते, पर अब हमारे आसपास तो समुद्र है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जंगलों का जो कानून है, जंगल जाने के लिए, जंगल में ना जाने के लिए जो कानून बनाए गए, हम उसका उल्लंघन करेंगे। जितने भी मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा ये बैतूल में हुआ एक जगह, और सिवनी में। तो आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी ये इस बारे में भी हम आगे बात जरूर करेंगे, पर अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जंगल कानून क्या था, क्योंकि ये अभी अभी आया है इस चैप्टर में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा, जंगल कानून यही था कि जो भी छोटे छोटे गांव, जो भी लोग जंगल के आसपास रहते हैं, वो जंगल में जाकर कोई भी ऐसी चीज नहीं ला सकते जो इस्तेमाल की हो। और मवेशी मतलब जितने भी भेड़, गाय, बकरी, उनको चराने नहीं जा सकते। पर उन्होंने क्या करा? इस कानून का उल्लंघन करा, बहिष्कार करा, इस कानून को तोड़ा। किस आंदोलन के तहत बच्चों? सविनय अवज्ञा के आंदोलन के तहत। ठीक है, अब बात करेंगे, अब ये जो आंदोलन है, आंदोलन की सीमाएं और कमियां। अब इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा था। बेटा, जब भी बात आती है सबको एक साथ लेके चलने की, पर हर इंसान की, जैसे आप घर में भी कोई बातचीत रखते हैं कोई, तो सबके अलग अलग डिसीजंस होते हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है, सबकी अलग अलग समझ होती है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई और बड़ा होता है ना। तो हर इंसान की समझ अलग होती है। तो वैसे ही जब देश की एकता की बात चल रही थी, तो कुछ समुदाय अलग थे, जातियां अलग थी, पर सबका उद्देश्य तो एक ही था। अपने अपने तरीके से सबकी अपनी अपनी, हमने ये भी बात करी थी हमारे फर्स्ट क्लास में, ये भी बात करी थी कि हर इंसान की स्वतंत्रता को लेके अपनी विचारधारा थी। किसानों के लिए लगान से मुक्ति थी, है ना, और जो मजदूर बगानों में काम करते थे उनके लिए अपने घर जाना स्वतंत्रता की बात थी, है ना बच्चों। अब जो लोग समुद्र तट पर रहते थे और जिनके लिए नमक बनाना आसान था, तो उन लोगों के लिए नमक बनाने का कानून तोड़ना फ्रीडम था, ये उनके लिए स्वतंत्रता थी। तो हर एक समुदाय, हर एक जगह के लोग, सबकी अपनी अपनी समझ में स्वतंत्रता की अलग अलग समझ थी, अलग अलग परिभाषा थी, है ना। तो अब जानेंगे आंदोलन की सीमाएं, कमियां। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्यों सीमाएं थी, क्यों इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, क्यों इसकी कोई सीमा थी, वो हम जानेंगे। या कौन से वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब आपने देखा, जब असहयोग आंदोलन था तो उसमें गांधी जी ने
खिलाफत आंदोलन का संयोग किया। अब मैं ये दो आंदोलन के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, जो बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दो आंदोलन के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, पर वो आपको कैसे मिलेगी, आपको सब्सक्राइब करने पे ही मिलेगी, है ना। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ कौन से वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब जब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसमें कुछ सीमाएं थी और कुछ कमियां भी थी, तो वो हम जानेंगे वो क्या थी। दलितों की सीमित भागीदारी, दलितों की सीमित भागीदारी, मतलब उसमें उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के ज्यादा हिस्सा नहीं लिया था। सीमित मतलब लिमिटेड, सीमित मतलब लिमिटेड, कम। राष्ट्रीय आंदोलन में दलित अछूत वर्ग पूरी तरह शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वे अपने लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। बेटा जब हम दलित और अछूत वर्ग की बात करते दलितों की, तो क्या होता था, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, पहले जातिवाद ज्यादा होता था, जैसा सबको पता है, ठीक है। हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे वो हम किसी भी रूप में भगवान को पूजे या माने, पर क्या होता था, एक यहाँ बोल सकते हैं कुछ लोगों में ऐसी समझ थी कि कोई अगर मतलब ऐसा छोटा काम कर रहा है तो वो व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो बड़ा है, या किसी के पास, तो ये लोगों की ऐसी समझ थी। तो दलित और अछूत लोग ये मानते थे कि जो भी बड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, वो लोग हमें नीचा दिखाते हैं। तो ये लोगों की ऐसी समझ बन गई थी, और ये अछूत छूत ये वाली बातें बहुत होती थी। पर गांधी जी ने इसका भी किस तरह विरोध करा, ये मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी ने क्या करा, खुद ही उठ के स्वच्छता अभियान चलाया, खुद ही ने उठ के जो शौचालय होता है उसकी सफाई करी, खुद ही ने जाके। हमें देखा गया है कि शौचालय साफ करने के लिए कुछ कर्मचारी, कुछ मजदूर अलग होते हैं, तो पहले लोग उनसे दूरी बना के रखते थे, उनके पास नहीं जाते थे। तो ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसी दलितों वाली या ऐसी सोचें रखी जाती थी। पर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने खुद आगे बढ़कर शौचालय साफ किए, लोगों की दिमाग में चीज बिठाई कि हम सभी में भगवान हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी एकता का प्रतीक है, हम सभी भारतवासी हैं। तो ये विचारधारा गांधी जी ने रखी आगे, पर कहीं ना कहीं ये विचारधारा दलितों तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने पहले से ही ये मांग रखी थी कि एक अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग, हमारे जो अधिकार होंगे वो अलग होने चाहिए, है ना, कुछ अलग अधिकार होने चाहिए। बेटा इसके बारे में भी हमें आगे और डिस्कशन करना है, जिसमें हम डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। अब आपको ये कंफ्यूजन है ये कौन है, इनके बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने 9th क्लास पढ़ी है उनको भी पता है इनके बारे में, 8, 7 से बचपन से ही इनके बारे में सबको पता है। तो एक छोटा सा होम असाइनमेंट है आपके लिए, एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आप अगली क्लास अटेंड करने से पहले आप सर्च करके आएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में छोटा सा 2-4 लाइन आप समझ के आएंगे। फिर हम इस बात पे मैं आपको बताऊंगी वो कौन थे, किस तरह से दलितों की जो विचारधारा थी बदली, या दलितों का अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों थी। ठीक है, अब बात करते हैं मुस्लिम संगठनों की दूरी। अब जब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन में जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसीलिए लिया था ताकि वो मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को किससे जोड़ सके, आजादी की लड़ाई से, और असहयोग आंदोलन में उनका सहयोग पा सके। क्योंकि सबसे पहले सबसे प्रथम विचारधारा यही थी, यदि हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, यदि उनको हमारे देश से भगाना है, तो हमें एक होना पड़ेगा, हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो ये अब मुस्लिम संगठनों की दूरी किस आंदोलन में?
सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों उनकी मुस्लिम संगठनों की दूरी हो गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद से हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आई थी, इसीलिए कई मुस्लिम संगठनों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। अब क्या हुआ, अंग्रेजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा था, फूट डालो और शासन करो। मतलब आप तो हिंदू हो, आप इनके साथ क्यों, ये तो मुस्लिम है, आप इनके साथ हो। पहले ये सब लड़ाइयाँ नहीं होती थी, जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले सभी जातिवाद और अलग अलग जातियां लोग इतना नहीं सोचते थे। पर ब्रिटिशर्स जितने भी अंग्रेज हैं, उनका सबसे मेन उद्देश्य ये था, उन्होंने देख लिया था कि ये सब एकजुट होकर इसीलिए रह रहे क्योंकि ये भाईचारा दिखाते, एकता दिखाते, सारे त्योहार एक साथ मनाते। आज भी हम वही करते, पर उस समय कुछ समय के लिए उन लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल किया? फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। तो उन लोगों ने, ये लोगों के मन में विचारधारा कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, दलित वर्ग अलग है, तो ऐसे अलग अलग करके उन्होंने ये विचारधारा ताकि वो हम पर और कब्जा जमा सके। पर क्या हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं मुसलमानों, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम भाई थे, उन लोगों का इस आंदोलन में कहीं ना कहीं भागीदारी कम रही, पर उतनी नहीं, सीमित रही। हम उसी आंदोलन की सीमाओं की बात कर रहे, लिमिटेशंस की बात करें तो औद्योगिक मजदूरों की कम संख्या। अब औद्योगिक मजदूर कौन हो गए? इसमें वो मजदूर जो फैक्ट्रियों, है ना, कारखानों या कुछ कहीं पे कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी चीज बनाने की जगह काम करते हो, जैसे फैक्ट्रियां हो गई, मील हो गई, उसके बाद अलग अलग कारखाने हो गए जहाँ पे कुछ कुछ बनता है, जैसे दूध का कारखाना हो गया, जैसे अब कोई अलग अलग मजदूर, मतलब जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे, औद्योगिक मजदूर, जो लोग कुछ भी चीज हाथ से बनाते हैं या जो भी फैक्ट्रियों या हम कह सकते हैं मीलों में काम करते थे, वो हो गए औद्योगिक मजदूर की कम संख्या, उनकी भी संख्या कम थी। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नागपुर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में औद्योगिक मजदूरों ने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर के जो भी मजदूर थे उन्होंने खूब इस आंदोलन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर उसको हटा के जो उद्योग मजदूर थे ने इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना कुछ भी, अपनी स्वतंत्रता की बात जो उनकी विचारधारा थी वो मेल नहीं खा रही थी, मैच नहीं हो रही थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चली हूँ, हर इंसान की विचारधारा अलग होती है। तो आप सोच सकते हो उस समय इतने सारे लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम तो था, पर उसको कहीं ना कहीं जगाना था, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? फूट डालो शासन कर रहे थे, है ना, मतलब भड़काना जिसको बोलते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में हुए जंगल सत्याग्रह का क्या महत्व है? मैंने आपको बताया था जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा को देखते हुए जंगल सत्याग्रह किया गया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग समुद्री इलाके के आसपास नहीं रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग, उस चीज को देखते हुए जो मध्य प्रदेश के लोग थे उन्होंने जंगल कानून तोड़ा, जंगल सत्याग्रह किया। अब वो कैसे किया ये जानते। मध्य प्रदेश तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस जैसे राज्यों में समुद्र ना होने के कारण नमक कानून नहीं तोड़ा जा सकता था। कौन सा कानून नहीं तोड़ा जा सकता था? नमक कानून तोड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए यहाँ के आदिवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानी हम किसको बोलते हैं? फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता के लिए समूह बना रहे हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन और जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने, उनको हम स्वतंत्रता सेनानियां कहते हैं। मैंने आदिवासियों के बारे में भी बताया था कि आदिवासियों ने किस तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब चलिए,
फॉरेस्ट लॉज, जितने भी फॉरेस्ट के कानून थे, जंगल के कानून थे, उनको तोड़ा था। किस तरह तोड़ा था? सिवनी मैंने बताया और बैतुल मैंने बताया था पहले कि तुरिया और बैतुल के घोड़ा घोड़ी में आदिवासियों ने सरकारी जंगलों में जबरन घुसकर घास काटी और मवेशी चराए का मतलब भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने पास रखे हुए गाय बकरी, है ना, जितने भी भेड़, उनको कहाँ लेके गए? चराने लेके गए जंगलों में, और वहां से लकड़ियां काटी, है ना, चंदन की लकड़ी निकाल के लाए, और जो भी उनको जरूरत का सामान था वो सब वहां से वो लोग लेके आए। सामान बोले तो जो भी जरूरतमंद सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां जो जंगलों में रहती है वो वहां से लेके आए। इसी ही जंगल सत्याग्रह कहा जाता है। अब जब भी आपसे कहा जाएगा जंगल सत्याग्रह क्या है, तो आपका आंसर यही होगा, आपका उत्तर यही होगा। बेटा ये जो प्रश्न है ये 3 मार्क का उत्तर है। जो उत्तर है ये आईएमपी होता है और ये घुमा फिरा के आता है कि जंगल कानून किस तरह तोड़ा गया। उसके बाद जंगल कानून आदिवासियों के द्वारा किस आंदोलन के तहत किया गया, या जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन का प्रतीक था। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चों, अब आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, पर उससे पहले पीछे आपको दिख रहा है हर क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो बोलता है मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही यार, कुछ भी नहीं पढ़ा। अब वो पेपर दे देता है, सारे पेपर दे देता है, फिर जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? वो टॉप कर लेता है। वो क्या कर लेता है? वो टॉप कर लेता है। तो वो बच्चा ये है, और फिर सब बोलते हैं अरे ये तो मुझसे बोल रहा था या बोल रही थी कि इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका तो पेपर खराब गया, इसको कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न नहीं आया, और देखो इसने तो टॉप कर लिया। तो ये बच्चा क्या करता था? ये सेक्रेटरी विनर्स ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस अटेंड करता था। पर अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुद तो ऑनलाइन विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म की क्लासेस अटेंड करनी है, पर अपने दोस्तों को भी बताना है। तो जल्दी से जल्दी जिन भी दोस्तों को नहीं पता है, वरना फिर आप तो टॉपर बनेंगे, फिर अच्छा रहेगा ना कि क्लास में आप एक दूसरे को बोल रहे हो अरे तूने भी टॉप किया, देख मैंने भी टॉप किया, है ना। तो चलिए बच्चों, इसी कॉन्फिडेंस के बाद, अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे अगली क्लासेस में। अब बात करूं मैं नोट्स की, या जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, जो भी मैं फ्लो चार्ट्स बना के आपको दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, तो वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी हमारे फ्लो चार्ट्स और नोट्स है, वो आपको इजीली मिल जाए। हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनसे आप जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। किसकी? विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म की, और दूसरी क्लासेस की भी आपको अपडेट्स मिल जाए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।